हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 5th ऑफ जून को आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कौन सा डे आता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस साल का थीम क्या है? थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। कि जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसका थीम क्या बता रहा है कि हमें अपनी जो लैंड है उसको बचाना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, डेजर्टिफिकेशन जो ड्रॉट रेजिलियंट इसको बनाना है। राइट, तो ये थीम है। थीम के अंदर ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का पूरा जो मोटिव है जिसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है वो थीम से ही पता चलता है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अर्बन रोपवे इन वाराणसी इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच योजना? इंडिया का जो पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है जो कि वाराणसी में चल रहा है जो है, तो वो कौन सी योजना के अंदर चल रहा है? अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट वाराणसी के अंदर। तो ये जो इसका फर्स्ट फेज है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो फर्स्ट फेज है वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त 2024 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो कौन सी योजना के अंडर है? तो ये चल रहा है पर्वतमाला परियोजना के अंडर। रोपवे प्रोजेक्ट है तो कौन सी परियोजना है? पर्वतमाला परियोजना। राइट, तो पहली फेज जो है वो अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। उससे क्या है, उससे जो कंजेशन है वो कम होगा वहां का। राइट, क्योंकि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसके थ्रू दिल्ली के 96,000 जो पैसेंजर्स है वो इधर से उधर ये ले जाने का काम करेगा। 96,000 पैसेंजर्स का जो कंजेशन है उसको कम करने में ये हेल्प करेगा रोपवे प्रोजेक्ट। राइट, नेक्स्ट है व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर? वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शंस पे। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर रीड बाय द थर्मोमीटर कवर्ड इन वाटर सोक्ड क्लॉथ ओवर विच एयर इज पास्ड। आप देखो, थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के नीचे बल्ब लगा होता है। राइट, उस बल्ब को अगर हम कपड़े से ढक दे, गीले कपड़े से ढक दे, तो उससे क्या होगा? उससे इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन होगी तो जो मर्करी है, मर्करी थोड़ी डाउन जाएगी, मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होगा। क्योंकि इवेपोरेशन से क्या होता है, जब इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट आता है। राइट, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। इसीलिए अगर हम इस थर्मोमीटर के बल्ब को गीले कपड़े से ढक दें तो इससे क्या है, कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो ओवरऑल जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। राइट, इवेपोरेशन की वजह से। इसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। राइट, तो इसमें देखो होता क्या है, सपोज पहले जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री था, तो बाद में जो टेम्परेचर है वो कम होकर कितना रह गया? 37 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो पहले 40 डिग्री था, जैसे ही हमने इसके बल्ब को गीले कपड़े से ढक दिया तो इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। कितना डाउन हो गया? 37 डिग्री रह गया फॉर एग्जाम्पल। राइट, तो अब ये हम बता रहे हैं इसमें क्या हुआ कि इसमें जो इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी थी वो 100% से कम थी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन होगी तो उससे क्या है, कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी 100% होगी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर वो 100% होगी, तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर के इक्वल ही हो जाएगा। रीजन बीइंग कि इन्वायरमेंट में अगर 100% ह्यूमिडिटी ऑलरेडी है तो उससे क्या होगा, उससे ये इवेपोरेशन नहीं होगी। अगर हम इसको गीले कपड़े से ढक भी देंगे ना तो उससे इवेपोरेशन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में 100% ह्यूमिडिटी हो चुकी है, तो इसीलिए इवेपोरेशन नहीं होगी और कूलिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। तो वेट बल्ब टेम्परेचर 100% ह्यूमिडिटी पे इक्वल्स टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जो हम 40 डिग्री यहाँ पे मैंने बताया है, ये क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जब हमने इसको गीले कपड़े से ढका तो उसके बाद जो टेम्परेचर आया ये हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर।
राइट। अगर ह्यूमिडिटी 100% से कम होगी तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, जैसे हमने यहाँ पे देखा। राइट। तो वेट बल्ब टेम्परेचर अगर ह्यूमिडिटी 100% से कम होगी तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। राइट। अब देखते हैं कि सेफ लिमिट कितनी है वेट बल्ब टेम्परेचर की। 2010 के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो सेफ लिमिट थी, जो मैक्सिमम सेफ लिमिट थी वेट बल्ब टेम्परेचर की, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। वेट बल्ब टेम्परेचर की सेफ लिमिट कितनी थी? मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके बाद एक और स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया कि जो सेफ लिमिट है ना वो 35% ना होकर कितनी है? 31 डिग्री सेल्सियस है एट 100% ह्यूमिडिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब ह्यूमिडिटी 100% है तो उस टाइम पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, जो सेफ लिमिट है वेट बल्ब टेम्परेचर की, दैट इज 31 डिग्री सेल्सियस। राइट। तो अगर ह्यूमिडिटी 60% है तो उस केस में सेफ लिमिट है 38 डिग्री। राइट। ये जो लिमिट है इसको याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंफॉर्मेशन। राइट। 100% ह्यूमिडिटी पे सेफ लिमिट 31 डिग्री है और 60% ह्यूमिडिटी पे 38 डिग्री सेल्सियस सेफ लिमिट है। राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है एट कांस्टेंट प्रेशर? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय एवापोरेशन ऑफ वाटर। लोएस्ट टेम्परेचर कि जब एवापोरेशन से जो लोएस्ट टेम्परेचर आता है उसी टेम्परेचर को बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। गॉट इट? नेक्स्ट है रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज हेल्ड इन। रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुई है? ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि अलास्का के अंदर हुई है। अलास्का यूएसए में ये एक्सरसाइज हुई है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल मींस कि बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 8 रफाल फाइटर जेट्स वहां पे पहुंचे थे। कौन से? रफाल फाइटर जेट्स पहुंचे थे। कितने? 8 पहुंचे थे। राइट। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। एक तो कहाँ पे हुई है? अलास्का के अंदर हुई है। सेकंड, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तीसरा, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन से फाइटर जेट वहां पे गए थे और कितने गए थे। राइट। नेक्स्ट है लाहौर डेक्लेरेशन इज साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। लाहौर डेक्लेरेशन ये रिसेंटली न्यूज में है तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये जो लाहौर डेक्लेरेशन है ये साइन कब हुआ था? ये साइन हुआ था फेब 1999 के अंदर ये साइन हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुआ था उस टाइम पे लाहौर डेक्लेरेशन। कहाँ पे साइन हुआ था? प्लेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस्लामाबाद के अंदर ये साइन हुआ था फेब 21 1999 को। इंडिया की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान की तरफ से थे नवाज शरीफ। इन दोनों के बीच में ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इसका एम क्या था? इसका एम था दोनों कंट्रीज के बीच में शांति बनाए रखना और स्टेबिलिटी बनाए रखना। अब उस टाइम पे चल क्या रहा था? 1998 की अगर हम बात करें तो 1998 में जो पाकिस्तान था उसने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इंडिया में भी न्यूक्लियर टेस्ट चल रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो उस केस में जो है इसके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही भयंकर होंगे। तो इसीलिए जो यूएस था, यूएस ने भी यहाँ पे इंटरवीन किया। यूएस ने पाकिस्तान को बोला कि आपको अगर कोई अमाउंट चाहिए तो हम आपको अमाउंट देते हैं, आप लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट मत करवाओ। ये हमारी जो वर्ल्ड के लिए या आप दोनों कंट्रीज के लिए ये सही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे नवाज शरीफ ने यूएस की भी बात नहीं मानी और ये न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाए। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। कब हुआ? 1999 के बीच में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। लेकिन इस बात को भी उन्होंने नहीं माना। रीजन बीइंग, क्यों नहीं माना? रीजन तो क्या ही बताएंगे ये लोग पाकिस्तान वाले। तो अब हुआ क्या उस टाइम पे? अब इन्होंने ये लाहौर डिक्लेरेशन माना नहीं, ऊपर से क्या किया इन्होंने? मई में कारगिल वॉर शुरू कर दी।
मई में कारगिल वॉर शुरू हो गई। मई से लेकर ये चली जुलाई तक, कारगिल की जो वॉर थी, मई से जुलाई तक ये कारगिल की वॉर चली। अब इस बात को जो नवाज शरीफ थे ये मानने को तैयार नहीं थे। ये बोल रहे थे कि हमने जो भी किया है सही किया है। नवाज शरीफ ये बोल रहे थे कि हमने जो भी अटैक किया है, कारगिल वॉर हुई है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन लेटर ऑन, अब जब 25 साल बीत चुके हैं इस बात को, आफ्टर 25 ईयर्स, नवाज शरीफ अब ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, गलती हमारी थी। उस टाइम पे हमने लाहौर डिक्लेरेशन के जो भी पॉइंट्स थे उनको हमने फॉलो नहीं किया, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो लाहौर डिक्लेरेशन से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुआ, कब हुआ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कारगिल वॉर कब हुई, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नेक्स्ट है, विच हाई कोर्ट इंट्रोड्यूसेस मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स वीमेन एम्प्लॉयज। कौन सी हाई कोर्ट ने रिसेंटली मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। वैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि उस टाइम पे वुमेन को लीव देनी चाहिए, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। लेकिन रिसेंटली एक स्टेप लिया है सिक्किम हाई कोर्ट ने, छोटी सी हाई कोर्ट है, बहुत बड़ी हाई कोर्ट नहीं है। सिक्किम हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स द वुमेन। उन्होंने बोला है कि जो हमारे वुमेन एम्प्लॉइज है उनको मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। प्रॉपर पहले मेडिकल ऑफिसर्स का जो भी चेकअप होगा उसके बाद मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि मेंस्ट्रुअल लीव बोलकर दूसरे काम के लिए लोग जो है वो लीव लें, राइट। स्पेशली जो है विमेन क्या है, अब मेंस्ट्रुअल लीव 2 और 3 डेज की हो सकती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 2-3 डेज होते हैं उसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं सारे वुमेन में, राइट। क्योंकि किसी में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो जाते हैं, लेग पेन हो रही है या कुछ भी बॉडी पेन होती है, लेकिन कुछ में इतने ज्यादा जो है सीवियर सिम्टम्स नहीं होते। तो इसीलिए सबसे पहले जो मेडिकल ऑफिसर है उससे प्रायर चेकअप होगा और उसके अकॉर्डिंग जो लीव है वो दी जाएगी वुमेन को। ये कौन सी हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये सिक्किम हाई कोर्ट ने अपने एम्प्लॉइज के लिए, वहां के जो वुमेन एम्प्लॉइज है उनके लिए ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, सो दैट कि ऐसा ना हो कि जो वुमेन है वो अपने पर्सनल काम के लिए मेंस्ट्रुअल लीव के बहाने लीव ले ले। तो इसीलिए प्रायर मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद ये लीव दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वन CSR चैंपियन अवार्ड फॉर विच कैटेगरी। CSR चैंपियन अवार्ड जीता है पीएफसी ने, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। ये क्या है, ये एक महारत्ना कंपनी है। इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो इन्होंने जीता है नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी के अंदर अवार्ड जीता है, CSR चैंपियन अवार्ड, राइट। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी थी ये हुई थी आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 के अंदर। ये कहाँ पे हुआ था, ये गोवा के अंदर हुआ था। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 कहाँ पे हुई थी, गोवा में हुई थी। इसमें CSR चैंपियन का अवार्ड किसने जीता है, पीएफसी ने जीता है। कौन सी कैटेगरी में, नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जीता गया है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने एक और कंपनी का नाम डिस्कस करा था, वो भी महारत्ना कंपनी है। नाम क्या है, REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ने भी अवार्ड जीता है। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, REC क्या है, मिनी रत्ना सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड लीडिंग NBFC। तो इन्होंने भी एक सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड जीता है, राइट। तो कौन सी 2 महारत्ना कंपनीज है जिन्होंने अवार्ड जीता है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट के अंदर, एक तो है REC लिमिटेड और दूसरी है PFC, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर यूविका 2024। यूविका के 2024, यूविका क्या है, ये एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट्स 8th क्लास पास कर चुके हैं और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो 8th क्लास पास कर चुके हैं और 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो हर साल जो एक स्टेट या यूटी से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, एवरी स्टेट एंड यूटी में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा अंडर युविका प्रोग्राम। तो युविका की फुल फॉर्म क्या है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं।
ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करेगा स्टेम बेस्ड रिसर्च या करियर को परस्यू करने के लिए। स्टेम बेस्ड मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे परस्यू करने के लिए ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करेगा। और जो इसकी सिलेक्शन की जाएगी वो 8th क्लास की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसकी सिलेक्शन करी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद फुली 3D प्रिंटेड इंजन वाज लॉन्च्ड बाय। 3D प्रिंटेड इंजन का जो रॉकेट है ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट है। किसने लॉन्च किया है इसको? इंडिया से। इंडिया की एक कंपनी है, स्पेस कंपनी है, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ये कहाँ में है? तमिलनाडु के अंदर है, चेन्नई बेस्ड है। तो इसने ये लॉन्च किया है फुली 3D प्रिंटेड इंजन। क्या होता है ये 3D प्रिंटेड इंजन? ये जो इंजन इन्होंने तैयार किया है इसका नाम है अग्निबाण, राइट। पहले भी बहुत बार इसको लॉन्च करने की कोशिश करी गई है, लेकिन हर बार जो था ये प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन इस बार ये लॉन्च हो चुका है अग्निबाण, राइट। 3D इंजन का मतलब क्या होता है? 3D इंजन मींस कि इसके कोई भी कंपोनेंट्स या मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे, कोई इसमें ज्वाइंट्स, वेल्डिंग्स, फ्यूजिंग्स वगैरह कुछ नहीं होगी, एक ही होगा। पूरा का पूरा जो इंजन है वो एक ही होगा, इसमें कोई भी अलग अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स नहीं होंगे, राइट। तो एक स्मूथ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर होगा, एक स्मूथ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर होगा जिसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जो 3D प्रिंटेड इंजन्स होते हैं, कॉस्ट कम लगती है और जो गलती होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ एनर्जी इनटेक फ्रॉम एडेड शुगर इन बेवरेजेस। बेवरेजेस के अंदर एडेड शुगर का जो एनर्जी इनटेक है उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। बेवरेजेस जो हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जूसेस वगैरह हो गए, वो बेवरेजेस में आते हैं, और बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं वो सॉलिड फूड में आते हैं। जो भी पैकेज्ड फूड हम लेते हैं, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, बेवरेजेस आ जाते हैं लिक्विड वाले, और जो दूसरे बिस्किट्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं सॉलिड के अंदर। अब जो हम जूसेस मार्केट से लेते हैं उसमें कुछ शुगर, आर्टिफिशियल शुगर उसमें ऐड करी जाती है, और वो जो आर्टिफिशियल शुगर उसमें ऐड करी जाती है, उस शुगर से जो एनर्जी इनटेक होता है उसकी लिमिट अब फिक्स कर दी गई है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल शुगर है दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। रीजन बीइंग कि उससे बहुत सारी बीमारियां लगती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है। इसीलिए जो आर्टिफिशियल शुगर है उसकी एक लिमिट जो है वो कर दी गई है कि उस लिमिट से ज्यादा आर्टिफिशियल शुगर आप बेवरेजेस या सॉलिड फूड के अंदर ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो आर्टिफिशियल शुगर से जो एनर्जी इनटेक होता है उसकी लिमिट यहाँ पे फिक्स करी गई है 10%, राइट। आर्टिफिशियल शुगर जो बेवरेजेस के अंदर है, आर्टिफिशियल शुगर वो 10% से एनर्जी इनटेक उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल शुगर है, क्योंकि देखो जो बेवरेजेस होते हैं उसमें कुछ जैसे फ्रूट्स वगैरह है तो उसमें कुछ नेचुरल शुगर भी होता है, तो दोनों को मिलाकर जो शुगर से एनर्जी इनटेक हो रहा है वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों को मिलाकर, राइट। आर्टिफिशियल का कितनी लिमिट रखी है? 10%, और आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों को मिलाकर 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेवरेजेस के अंदर। और सॉलिड्स के अंदर लिमिट क्या रखी है इन्होंने एनर्जी इनटेक की? शुगर की, आर्टिफिशियल शुगर की यहाँ पे लिमिट रखी गई है 5% की, और आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल शुगर दोनों को मिलाकर जो लिमिट रखी गई है दैट इज 10% इन सॉलिड्स, राइट। सॉलिड्स के अंदर आर्टिफिशियल 5% है, आर्टिफिशियल और नेचुरल की लिमिट 10% है। बेवरेजेस के अंदर जो आर्टिफिशियल की लिमिट है वो 10% है और दोनों को मिलाकर 30% है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।